हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो जरा चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दो। और जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की शौर्या बैच की सबसे बड़ी क्लास। सबसे पहली क्लास जहां मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो क्या आपको आवाज आ रही है? सब कुछ एकदम बेहतरीन है आपकी साइड? जल्दी से बताइए। चैट रुक क्यों रही है भाई? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, एक्चुअली आपकी चैट रुक गई थी तो वो चलवा रहे थे, चल गई है। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू होगी पिछली क्लास से। हर एक क्लास हमारी पिछली क्लास से शुरू होगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी याद रखिए सारी क्लासेस ऑल कनेक्टेड हैं। बीच में से अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है तो ये उसकी पहली क्लास नहीं होगी। उसकी पहली क्लास हमेशा वो होगी जो बैच की पहली क्लास होगी। ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि आपका जब मन चाहेगा आप क्लास देखेंगे, जब मन चाहेगा आप क्लास नहीं देखेंगे। हर क्लास का एक सीक्वेंस है, आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो क्लास आपकी छूट जाएगी वो आपका बैकलॉग होगा। ठीक है? तो आप पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर नई क्लास देखेंगे। हर क्लास के साथ में आपको कुछ डीपीपी मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ये जब आप कर लाएंगे तभी आपका बैकलॉग क्लियर होगा, नहीं तो वो बैकलॉग में काउंट होगा। ठीक है? तो कल वाली क्लास के बारे में बात करते हैं। कल हमने ऑल अबाउट एनडीए किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आप में से किस किस ने ईमानदारी से सच्चे फौजी की तरह मेरे को बता देना। झूठ मत बोलना। क्लास के पहले दिन ही झूठ बोल लिया तो बताता हूँ श्राप लग जाता है। इसलिए ईमानदारी से बताओ मुझे तुम में से किस किस ने शेड्यूल फॉलो किया और रीडिंग भी की। ईमानदारी से बिल्कुल। जिन्होंने दोनों किया है बोथ लिख दो, जिन्होंने कोई नहीं किया है कोई कुछ मत लिखो। ठीक है? जिन्होंने शेड्यूल फॉलो किया है बता दो ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चे फौजी की तरह, कि किया है या नहीं किया है। हम्म, तो देखो तीन तरह के बच्चे आए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बोथ। अगर आपने अच्छा किया है, बोथ किया है, तो बहुत बढ़िया है। जो मैं चाहता हूं तुम वही कर रहे हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं वादा कर रहा हूं तुमसे पहले दिन, अगर तुम यही डेडिकेशन रखोगे। दूसरे तरह के बच्चे हैं कि सर मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, ईमानदारी थोड़ी सी निभा दे, थोड़ा और दम लगा ले, क्लियर हो जाएगा एनडीए। ठीक है? एक तीसरे वाले बच्चे हैं जो कह रहे हैं सॉरी सर। देखो ये तुम जिंदगी भर सॉरी बोलोगे। एक बात मेरी याद रखना, अगर अपना एटीट्यूड नहीं बदला। आज मेरे को सॉरी बोल रहे हो, कल तुम अपने घर वालों को सॉरी बोलोगे कि मेरा नहीं हो पाया, आई एम सॉरी मैम। अपने टीचर्स को सॉरी बोलोगे। इसके अलावा तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए, उन सबसे तुम सॉरी सॉरी बोलते रहोगे। जिंदगी में तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लो, बड़ा मुश्किल होता है शेड्यूल फॉलो करना, आसान नहीं होता, घिस जाती है आदमी की, तब वो शेड्यूल को फॉलो कर पाता है, रीडिंग कर पाता है। लेकिन इसके बदले जो मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत पेन उठाने के बाद। एक दूसरा होता है कि नहीं हो रहा सर, मेरे से नहीं हो रहा है पहले ही रो गया आदमी, और फिर उसके बाद तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे, काश कर लेता कुछ भी करके। तो गाइस ये पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन है, दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चुनते हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा। ठीक है? ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम्हारे घर में शादी थी, तुम्हें फीवर हो गया था, तुम्हारा हाथ कट गया था, तुम्हारा मुंह टूट गया था, किसी ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम पापा से पिट गए थे, तुम बाइक से गिर गए थे। वी डू नॉट केयर। वी मतलब ये दुनिया, ये वर्ल्ड, कोई मायने नहीं है। तुम पैदा ही हुए हो, तुम्हारे नौक नहीं है, हैं तो हैं भाई, नहीं लेगी फौज तुम्हें।
उसकी गलती नहीं है। तुम कह रहे हो मेरी आई साइड वीक है सर, मैं क्या करूं, हेरिडिटरी है, तो न मत जा भाई फौज में, सिंपल है। यहाँ पे आपके घर घर वाली कंडीशन नहीं है। अच्छा बेटा सब्जी पसंद नहीं है, बेटा तेरे लिए कुछ और बना दूं, मम्मी प्यार से पूछ लेती है। बेटा बाजार से ला दें खाना, पापा कुछ बाजार से ऑर्डर कर देते हैं, है ना। इतने पैम्पर्ड। तुम सिर्फ घर में रह सकते हो, घर से बाहर निकलते ही तुम्हें मिलेंगे जानवर जो तुम्हें नोचने को तैयार हैं। इट इज कट थ्रोट कंपटीशन। तो भाई उसमें अगर तुम सरवाइव कर सकते हो तो तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो पिटते रहोगे और सॉरी बोलते रहोगे। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना। ठीक है, अब पढ़ाना शुरू करेंगे बहुत तेज। ठीक है, पेन मैंने तुम्हें बता दिया, जिंदगी का मतलब, जिंदगी का दूसरा नाम दर्द है। जब भी तुम कहोगे लाइफ, तो कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं भाई उसका दूसरा नाम है दर्द, पेन। अब ये तुम्हारे ऊपर है कौन सा वाला लोग है। जिंदगी अच्छी नहीं है मैं नहीं कहता, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा, जिन्होंने सारे दुख छोड़ दिया यहीं बैठे बाद में, उन्होंने भी ये कहा कि दर्द नाम है जिंदगी का, उठा सकते हो तो जी लो। ठीक है, कौन सा दर्द ये तुम्हारे ऊपर है, या तो डिसिप्लिन का या फिर रिग्रेट का। पछताते रहो, हाय मेरे साथ ये हो गया है, मेरे को वो छोड़ गई, दूसरी पटा लो, अप टू यू। पेन ऑफ रिग्रेट या पेन ऑफ डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेते हो। चलो, तो इसलिए मैं तुमसे बार बार नहीं पूछूंगा कि तुमने शेड्यूल लगाया है या नहीं। तुम अपने आप को खुद डिसाइड कर लेना कि भाई तूने पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज किया है या पेन ऑफ रिग्रेट तूने चूज किया है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक्स। मुझे पता है तुमने, देखो सभी ऐसे होते हैं ना, हमारे स्कूल्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से बना हुआ है कि हम एक धर्रे पे चलते हैं। धर्रे का मतलब एक लकीर खींची है, एक लकीर खींची है। ठीक है, इसी लकीर पे सबको चलते जाना है। जो भी इस लकीर को थोड़ा सा भी पार करेगा उसको बुरा कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कोई नहीं गया आज तक फौज में, तुम कह रहे हो मुझे फौज में जाना है, तो तुम इस लकीर से इधर आ गए, प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे घर में आज तक सब फौज में थे, तुम कह रहे हो नहीं भाई मेरे को बिजनेस करना है, लकीर आ गई इधर, प्रॉब्लम होगी घर में। समझ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये लकीरें तुम जैसे इंसानों ने खींची हैं, और तुम जैसे ही हैं जो इनको मिटा के नहीं लकीरें, नई लकीरें खींच सकते हैं। आज जो सब तुम्हें फोर्स करते हैं, करेंगे ना आगे जाके शादी करो, जॉब नौकरी करो, ये सब लकीरें हैं खींची हुई हैं। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें आता है। इसीलिए स्कूल्स में बेसिकली होता क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन इज समथिंग दैट यू डू नॉट गेट इन स्कूल्स, यू गेट इट वंस यू लीव द स्कूल। जब तुम स्कूल छोड़ देते हो ना, तब तुम एजुकेट होना शुरू होते हो। तो अब बाहर जब तुम आ जाते हो, तो यहाँ पे ये चीज तो है भाई, 8वें 8th क्लास तक में सब पढ़ा दी जाती है आपको ये, पर कभी अच्छे से आती नहीं, क्योंकि ना कभी आपने ढंग से पढ़ी होती है, ना कभी ढंग से टीचर्स ने पढ़ाई होती है। बस वो एक लकीर खींची हुई है, उसी लकीर पे सब पढ़े जा रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, उसी में कहने को तो तुम्हारे बहुत सारों में शेक्सपियर के ड्रामे भी लगे होंगे। जूलियस सीजर लगा हो सकता है, मैकबेथ लगा हो सकता है, ओथेलो लगा हो सकता है, किसी के पास मर्चेंट ऑफ वेनिस कोई पढ़ के आया होगा, पर अंग्रेजी तुम्हारी तब भी ठीक नहीं होती। समझ रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे तुमने देखा होगा ना, लड़कियां जाती हैं जिम, जाती हैं रोज जाती हैं, सेल्फी डालती हैं, डे 1 डे 2 माय फेवरेट लेग्स डे। ठीक है, ये सब करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, जितनी मोटी 4 साल पहले थी आज भी उतनी ही मोटी है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया। समझ रहे हो। तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को धोखा दे रही होती हैं, जिम कमाई कर रहा होता है। तो यही हम स्कूल्स में करते हैं। आज यहाँ ये नहीं करना है, हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी अंग्रेजी पे वर्क कराएंगे, ये आपको बताएंगे कि अंग्रेजी भाषा वर्क कैसे करती है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलेंगे, बात करेंगे अंग्रेजी भाषा वर्क कैसे करती है, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलेंगे, और बिल्कुल बेसिक से ले जाके आपको बेहतरीन तरीके से सब ये कराएंगे। जिसको ये चैप्टर नहीं आया वो जिंदगी भर परेशान रहेगा अंग्रेजी को लेकर, सिर्फ इस बैच में नहीं करा, जिंदगी भर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और ये आपको आना चाहिए हर हाल में। शुरू में आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा बेसिक्स भी इतने टफ है क्या, लेकिन ये सब हो जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस पे आज आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैंने आपसे वादा किया था हर दिन मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगा, तो आज भी आप वोकैबुलरी मेरे साथ इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है,
तो एक चीज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपसे। मुझे पता है कि बच्चा ट्वेल्थ में है या ट्वेल्थ पास है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10वां तो करा हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 10वीं तक जितना पढ़ाया गया है उसका 30% 40% तो तुम्हें पता ही होगा। मुझे उम्मीद है कि कोई बच्चा मेरे से ही नहीं पूछेगा सर एक बात बताओ, जैसे हो जाता है मेरे साथ, बच्चे बहुत मेरे साथ बहुत बुरे बुरे कांड भी हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे भी बच्चे मिले हैं कि मैं सैड के सिनोनिम लिख रहा हूँ, सैड, तो बच्चा एक मुस्कुरा रहा है देख के, मतलब ऑफलाइन क्लास थी, मेरे से बोलो सैड, स्पेलिंग गलत लिख दिया है। मैंने कहा अच्छा बेटा, मुझे लगा राइटिंग गंदी है मेरी, ये ले भाई। अभी भी गलत है सर। मैंने कहा अच्छा, फिर बेटा सही वाली बताओ कैसे क्या होती है। कह रहा है SAID सेड, SAID सेड, सेड माने कहा। मैंने कहा बहुत शानदार कहा तुमने। क्या कहा तुमने, तुम्हें भी नहीं पता बेटा तुमने क्या कहा। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये सब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा ये वाला तो इस क्लास में नहीं करेगा, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। 8 रूल पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, 8 यूनिवर्सल रूल्स। ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? 8 यूनिवर्सल रूल्स। इनके बिना अंग्रेजी का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। जब भी तब कभी तुम कोई सेंटेंस बनाने जाओगे अंग्रेजी भाषा का, वो इन 8 में से किसी एक रूल पर आधारित होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, 8 में से एक रूल पे आधारित होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 है यार, अंग्रेजी भाषा वर्क कैसे करती है। आप सब जानते हैं कि भाई हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना पड़ती है वर्ब। जब ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों के समायोजन से बनता है सेंटेंस। तो सर कोई भी वर्ब, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी लगा दूंगा मैं? नहीं नहीं, हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ये जो सब्जेक्ट होता है ना बेचारा, ये लड़के जैसा है, सीधा साधा भोला भाला। ये या तो होता है सिंगुलर, या फिर बेचारा होता है प्लूरल। जैसे या तो तुम बोलोगे बॉय, या बोलोगे बॉयज, या तो बोलोगे किंग, या बोलोगे किंग्स, या तो बोलोगे बर्ड, या बोलोगे बर्ड्स। ठीक है। कभी कभी प्लूरल करने के दूसरे भी तरीके होते हैं। जैसे हमने लिखा मैन और मेन, ये भी प्लूरल करने के तरीके हैं। लेकिन लेकिन ये इसकी कहानी इतनी होती है सब्जेक्ट की, या तो सिंगुलर या प्लूरल, इसकी कहानी यही खत्म। लड़का है, सीधा साधा भोला भाला। ये वर्ब जो है, ये भाई लड़की है, टेढ़ी है। समझ में नहीं आती है आसानी से। कैसे दिखाते हैं कैसे। या तो ये बनेगा सिंगुलर, ये भी सिंगुलर हो सकती है, और ये भी प्लूरल हो सकती है। हाँ जी, मजेदार बात यह है कि ये सिंगुलर और प्लूरल, हाँ बताओ यार, कोई मेरे क्लास में है, अभी आके भी चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब पता चला, हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। तो या तो ये होती है सिंगुलर या फिर होती है प्लूरल। ये वर्ब जो होती है या तो सिंगुलर हो सकती है या फिर प्लूरल हो सकती है। अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, तुम्हें बस मेरे को बताना है कि वो तुम्हें सिंगुलर लग रहे हैं या प्लूरल लग रहे हैं। जरा ध्यान से देखना। हम्म, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बस तुम्हें इतना बताने देख के तुम्हें सिंगुलर लग रहे हैं या प्लूरल। ये सिंगुलर है या प्लूरल, बहुत तेज, ये वाले जो गुलाबी गुलाबी लिखे हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं प्लूरल है और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सिंगुलर है। तो मैं बता दूं भाई, सिंगुलर वाले तुम खा गए धोखा। मैंने बताया ना, लड़की है हमेशा उल्टा चलती है। ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल, ये पहले से प्लूरल है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑल द वर्ब्स आर
naturally plural. If you add s or es to it, it becomes singular. मैं कह रहा हूं सारी की सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं. एस और यस अगर तुमने उसके साथ लगाया तो ये सिंगुलर हो जाती हैं. जैसे फ्लाइज सिंगुलर हो जाएगी, ईट्स सिंगुलर हो जाएगा, सिंग्स सिंगुलर हो जाएगा, प्लेस सिंगुलर हो जाएगा. फिर एक सवाल आया दिमाग में. सवाल यह है, चलो सर मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बताओ कि इसका फायदा क्या है? क्या सिंगुलर प्लूरल फायदा क्या, क्यों पढ़ा रहे हो? ये बड़ी सिंपल सी बात है. दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहता है अ वर्ब should agree with its subject in number. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक जो सब्जेक्ट है वो अपनी वर्ब के साथ नंबर में अग्री करेगा. इसे ऐसे याद रख सकते हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. ऐसे समझ लो कि ये इसकी एक गर्लफ्रेंड है तो इसने भी एक ही बना रखा है. इसको पता चल गया इसने दो बना रखी है तो इसने तीन बना लिए. ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल. इससे एक बात क्या है स्थापित हुई, देखो. अगर तुम कहते हो बॉय तो कहना पड़ेगा फ्लाइज. हाँ जी. अगर तुम कहते हो किंग तो कहना पड़ेगा ईट्स. अगर तुम कहते हो बर्ड तो कहना पड़ेगा सिंग्स. और अगर कहा मैन तो कहना पड़ेगा प्लेस. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर तुमने कहा होता बॉयज तो तुम्हें कहना पड़ता फ्लाई. अगर तुम कहते किंग्स तो तुम्हें कहना पड़ता ईट. अगर तुम कहते बर्ड्स तो तुम्हें कहना पड़ता सिंग. अगर कहते मैन तो कहना पड़ता प्ले. इससे एक बात तय हो गई, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. इसको एक टेबल से समझ लेते हैं. सारे के सारे प्लूरल, सारे के सारे प्लूरल, सिंगुलर देख लो. अब अब यहां पे सारे के सारे सिंगुलर हो गए. जरा इनके साथ वर्ब लगाते हैं. भाई अगर मैं कहूंगा यू लव तो तुम्हें कहना पड़ेगा ही लव्स. अगर कहोगे शी वर्क्स तो कहना पड़ेगा वी वर्क. अगर कहोगे दे स्लीप तो इट स्लीप्स. अगर कहोगे बर्ड फ्लाइज तो कहना पड़ेगा बर्ड्स फ्लाई. इसका एक और तरीका याद रखने का कि भाई एस और अगर एस यहां यूज होगा तो यहां यूज नहीं होगा, और यहां यूज नहीं करा है तो यहां लगाना पड़ेगा. ठीक है, पर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है. इनकी कहानी और दूर तक जाती है. दूर तक कैसे जाती है कि एक भाई साहब होते हैं आय. नाम ही सुन रहे हो, आय. आय जैसे अंग्रेजी का, जैसे हिंदी का हम होता है ना, हम ये नहीं करते. राजकुमार हमेशा हम कहता था, तो हम ये नहीं करते, हम ये नहीं, हम लखनऊ वाले हमेशा हम बोलते हैं. तो ये आई हम ही होता है, मैं नहीं होता है. हिंदी में मैं नहीं होता, इसलिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है. ऐसे समझ सकते हो. तो जब भी आई लेगा प्लूरल वर्ब, इसलिए तुम क्या कहते हो, आई लव, आई फ्लाई, आई डांस, आई ईट. अगर कोई तुमसे कह दे आई लव्स यू तो बाल खींचने हैं तुम्हें, उसके बाद याद रखना. क्यों? एक तो तुम्हें वैसे ही कोई प्यार करने वाला नहीं, ये मजे लेने और आ गया. अरे कहना तो ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से कह देता है ना. तो आई लव्स यू किसी से जीवन में सुनना नहीं है तुम्हें, ये बात याद रखना. तो आई लव, आई फ्लाई, आई डांस, आई ईट ऐसे यूज होता है. इन सब के साथ यूज करते हो तुम क्या, इज, सॉरी आर, प्लूरल है ना ये सारे, आर है ना प्लूरल वाले. इन सब के साथ इज. आय, आय अपना अलग कहानी अलग रहती है भाई उसकी. एम यूज करता है वो अपने साथ. इसी तरीके से इन सब के साथ तुम यूज करते हो क्या, वर. इन सब के साथ क्या यूज करोगे, वॉस. आई के साथ वॉस. आई भाई अलग चलता है उसका, अलग चलता है, ऐसे याद रखना है.
इन सब के साथ तुम यूज करते हो क्या, हैव। इन सब के साथ यूज करते हो हैज। आई के साथ हैव, मर्जी है उसकी, अलग चलता है थोड़ा, ये एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो भाई एक क्विक रिवीजन कराता हूं, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया दैट ऑल दी वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। अगर तुम उनके साथ एस या ईएस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल है क्या, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको अलग से सब्जेक्ट और वर्ब लिख के दिखाए, टेबल बना के दिखा दी, सारे सब्जेक्ट को वर्ब्स के साथ लगा के दिखा दी, एक नाउन भी लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सारे प्रोनाउन लिख दिए जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का अभी भी कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है तो पूछ लो, नहीं तो एन डी नो डाउट लिख दो, टाइगर, थम्स अप, पीडब्ल्यू, कुछ भी बना दो जल्दी। हैड सब जगह लगता है, जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा है ना, वो सब के साथ लग जाता है वैसे ही। अगर मैंने हैड नहीं लिखा है तो उसका मतलब है हैड सब के साथ आ जाएगा, यू के साथ भी, ई के साथ भी, आई के साथ भी। बहुत शानदार, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था तुम्हारा इजी वाला रूल 1। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसमें गलती भी हो सकती है, ये सही भी हो सकता है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिकली 3 पार्ट में, ए, बी या सी, किसी एक पार्ट में गलती है, आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। और अगर आपको लगता है किसी पार्ट में गलती नहीं है तो आपको डी लगा देना है, डी का मतलब है नो एरर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनडी में भी आते हैं स्पॉटिंग एरर के नाम से, जरा लगा के दिखाइए। तो भाई जब भी हमारा क्वेश्चन 40% से कम ठीक होगा, हम उसको पटकी मानते हैं कि क्लास को पटकी आई। 60% से ज्यादा लोगों ने इसका गलत जवाब दिया, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम कहोगे सर अभी आई के साथ वॉज बताया आपने, अब वर लगा दियो, भाई ये भी एक्सेप्शन था, याद रखो। जब भी तुम बात करते हो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की, किसकी बात करते हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, किसकी, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल याद रखो, इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस यूज वर। कैसे, irrespective of the subject। तो ये कह रहा है कि भैया कभी भी अगर हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करोगे, हाइपोथेटिकल का मतलब है काल्पनिक। तुमने कोई बात करी, जैसे मैंने कहा आई, इफ आई वर एन ईगल, अगर मैं कोई ईगल होता। अगर मैं कहूंगा इफ आई वॉज एन ईगल तो इसका मतलब हो जाएगा अगर मैं बाज था। ये था नहीं कहना चाह रहा है, ये कह रहा है होता। इफ आई वर एन ईगल, अगर मैं बाज होता, अगर मैं केकड़ा होता, कन खजूरा होता, कुछ भी कहना चाह रहे हो। अगर मैं विराट कोहली होता, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता, तो सब में तुम वर ही यूज करोगे।
आई से मतलब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट होता। जैसे मान लो किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं इफ राखी वर मोदी, मैं नीरव मोदी कह रहा हूं, कोई अपनी भावनाओं को आहत नहीं करेगा, ठीक है। इफ राखी वर मोदी, अगर राखी मोदी की जगह होती, शी वुड लूज, वो हार जाती। तो यहां पे राखी के साथ भी आपने वर लिखा, तो नाउन हो प्रोनाउन हो कुछ भी हो, अगर बात हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक बात है, मतलब तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं हूं या था, तुम कह रहे हो होता, होता वाला अगर सेंस आ रहा है तो यूज वर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो थम्स अप, पीडब्ल्यू टाइगर कुछ भी बना दीजिए, हमें आगे बढ़ा दीजिए, सो दैट वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ये था आपका रूल 1। अबे इतनी जल्दी क्वेश्चन आ गया, इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे आ गया? ओ भाई, ये क्या हो गया? अभी तो मुझे बहुत पढ़ाना था। हे भगवान, ये कर दिया मैंने। हम्म चलो कोई बात नहीं है, आ गया तो एक क्वेश्चन लगा लो, बाकी रूल इसी पे पढ़ा दूंगा, रूल 2 इसी पे पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन लगा लो। इफ आई वर हिम आई वुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, सोच समझ के दिमाग लगा के कर। मैं बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आंसर हो जाएगा ए। इफ आई वर हिम नहीं हो सकता भाई, इफ आई वर ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, नहीं समझ रहे तुम भाई? यहां पे तुमने आई कहा ना, आई कौन है? सब्जेक्टिव है ना, या तुम कह रहे हो मी वर, मी कहते हो क्या? नहीं, आई का इस्तेमाल करते हो, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसी से कंपैरिजन में तुम ही करते हो। वर बिल्कुल सही है, तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, हिम की जगह बस ही करना था और आंसर आ गया, ठीक है। अगला रूल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, गड़बड़ मत करिएगा, सीख के ही आप सीखेंगे, करते करते ही आप सीखेंगे। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं आपके गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको आया नहीं आया, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से आपको फंसा सकता है ना। आपका जो डीपीपी का स्कोर होगा, आपका जो वीकली टेस्ट का स्कोर होगा, आपका जो मॉक टेस्ट का स्कोर होगा, वो आपको आईना दिखाएगा। यहाँ आईना देखने की कोशिश मत करिए, यहाँ शक्ल हमेशा गंदी दिखेगी। क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। क्यों? वो कंटेंट ही मैं इस तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको खुश करने लिए आया हूँ। आसान क्वेश्चन ले आता, आप खुश हो जाते, मैं भी इसमें डी आंसर लग जाता, यहाँ पे भी ही लिख देता, खुश हो जाते, ये सर ने पढ़ाया मेरे को आया। तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं, मैं आपको घिसूंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी लैंग्वेज से, मेरी टोन से, पर मैं ऐसा ही रहूंगा। कुछ को मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी ऐसी रहेगी। पीएचडी करते करते आप इतना लिखते हैं कि आप इस सजा के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी पोल से, कि पोल दिक्कत कर रहा है, तो भाई ये सारे इशू मेरे बस के नहीं है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा तो बस मैं वो पढ़ा सकता हूँ, समझ रहे? अच्छा चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ, इसीलिए मैं जो भी सेंटेंस लिखता हूं ना, उसको बोलता जरूर हूं। अगर तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आवाज तो समझ में आ जाएगी, अगर तुम्हें आवाज भी समझ में नहीं आ रही और राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को तो भगवान समझ में नहीं आया आज तक, नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं।
अब बात करते हैं रूल 2 की। इनको जानते होगे तुम, इनको तुम जानते होगे जरूर, कहीं ना कहीं देखा होगा इनको जरूर। डिड, डू, डज, जानते हो कौन है? ये कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाते हैं ये कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह, समझ रहे हो? कभी काम करती है किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। और कभी ये काम करती है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। ठीक है, मैंने क्या बताया? डिड डू डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो ये होती क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी मेन वर्ब और कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है। अब मेन वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी की जगह यहां पे लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो आपको बताती है बेसिकली एक्चुअल मीनिंग। क्या बताती है? एक्चुअल मीनिंग। अब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ईट का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे खाना। मैं स्लीप, तुम कहोगे सोना। मैं कहूं रन, तुम कहोगे दौड़ना। मैं कहूं सिट, तुम कहोगे बैठना। मैं कहूं डू, करना। तो जब भी डिड डू डस अपना एक्चुअल मीनिंग देंगे, डिड डू डस जब भी अपना एक्चुअल मीनिंग देंगे तो वो करना आएगा, करना होता है इनका मतलब। ये मैं बता रहा हूं, ये आपको वैसे भी पता है। तो कोई भी वर्ब दुनिया की, डिड डू डस नहीं, दुनिया की कोई भी वर्ब जब भी मेन वर्ब की तरह काम करेगी एक्चुअल मीनिंग बताएगी। जैसे आई डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। तो ये कह रहा है मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करता हूं, इसमें एक ही वर्ब है, यही मेन वर्ब है। तो उसका मतलब क्या है? करना। इसी सेंटेंस को डस से बनाना है तो सेंटेंस को सिंगुलर कर दो। शी डस द टास्क ऑनेस्टली। वो टास्क को ईमानदारी से करती है, तो भाई लो डस हो गया, मतलब वही आ रहा है करना। अब चाहो तो डिड के लिए पास लगाना पड़ेगा। दे डिड इट यस्टरडे, ये उन्होंने कल कर दिया था, अब भी करना आ रहा है। पॉइंट यहां पे ये है कि भाई डिड डू डस का मतलब करना होता है, करना ही आएगा जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होगा। जब भी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो अकेले नहीं आएगा, क्योंकि बात ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अबे हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले आएगी क्या? नहीं आएगी। हमेशा अपने साथ क्या लेगी? एक मेन वर्ब लेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेती है। तो इससे एक बात तय हो गई। इससे एक बात यह तय हो गई कि कभी भी अगर तुम्हें डिड दिखेगा, डू दिखेगा, डस दिखेगा तो वो अकेले नहीं आएगा, अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती। यहाँ पे अकेला है ना, अगर डिड डस, कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग होगा तो एक और साथ में आएगी। और वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? ये मजेदार चीज है। इसको सीखने के लिए ना आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, वर्ब बड़ी खतरनाक चीज होती है। वर्ब इज अ डेंजरस थिंग, खतरनाक चीज होती है। हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज होती है। जब तुम लिखते हो ईट, तो ये कमबख्त ईट्स भी हो जाता है, एट भी हो जाता है, ईटिंग भी हो जाता है और ईटिंग भी हो जाता है। समझ रहे हो? ये हो जाती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाती है इसकी सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये वाली आईएनजी फॉर्म। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए इसकी भी 5 होती है। और मैंने क्या बताया? डिड डू डस के साथ हमेशा ये वाली आएगी। इसको प्लूरल भी कह देते हैं, इसको बेस फॉर्म भी कह देते हैं, इसे फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, जो अच्छा लगे कह लो। ये इनके नाम नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, आगे जानोगे इनके नाम। ठीक है, तो हमेशा इनके साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वाली? प्लूरल वाली, ये बात याद रखना। ऐसा तुम्हें 3 जगह देखने को मिलेगा। ये जो हमेशा है ना, ये हमेशा सिर्फ 3 जगह है।
या तो सेंटेंस हो जाए इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, या फिर सेंटेंस हो जाए नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, या फिर तुम बात कर रहे हो एम्फेसाइजेशन की, किसी चीज पे बहुत जोर दे के बात कर रहे हो। जैसे इंटेरोगेटिव में आपने कहा डू यू लव म्यूजिक, डज शी वर्क्स फॉर अस, डिड ही ग्रो द बिजनेस। अब आप देखेंगे डिड डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कोई और कुछ और देखना ही नहीं है। ये मत सोचिएगा यहाँ पे शी है तो सर वर्क्स हो गया, हाँ कर दिया, गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा। हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड डू डज के साथ ये वर्क्स नहीं हो सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क्स गलत हो जाएगा। ये मत सोचिए शी है तो मैं वर्क्स करूं ना, पहले डज आ गया, ये डज शी की वजह से तो आया है। इन द सेम मैनर डिड ही ग्रो द बिजनेस, तो डिड ही के साथ ग्रो ही आ सकता है, ग्रोन नहीं आ सकता, ग्रीव नहीं आ सकता। डिड डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे आई डू नॉट हेल्प अ स्लैकर, स्लैकर कौन होता है, कामचोर। शी डज नॉट पे अटेंशन, तो डिड डू डज के साथ फिर से पे आया। दे डिड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। ठीक है, सो आप देखिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको डिड डू डज के साथ। अब इधर आ जाते हैं एम्फेसाइजेशन, जब आप किसी चीज पे बड़ा जोर लगा के कह रहे हैं। तो देखो एक तो तरीका होता है ये वाला, तुम रोज रात को सोने से पहले गुड नाइट, आई लव यू, पुच्ची भी भेज देते हो व्हाट्सएप पे ना, तो ये तो हो गया आई लव यू, ये नॉर्मल बात है कि मैं तुमसे प्यार करता, आई लव यू। आज तुम्हारा कोई कांड पकड़ गया है मान लो, ये बहुत गुस्से में और कह रही तुम मेरे से प्यार नहीं करते, तुम थक गए हो बता बता के, नहीं भाई मैं प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आई लव यू, नहीं मान रही है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो तुम झिल्ला के क्या कहते हो, तुम ये नहीं कहते हो क्या कि आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, और क्या करूं, छाती चीर दूं अपनी, तेरा फोटो दिखाऊंगा अंदर, तब तेरे को यकीन आएगा आई डू लव यू करता तो हूं। तो तुमने क्या करा, एम्फेसाइज किया। तो जब भी तुम एम्फेसाइज करते हो तो तुम इस तरीके से भी डू का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पापा मम्मी घर वाले बहुत सारे बोलते हैं पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है, तुम बार बार कहते हो नहीं 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 नहीं, आई स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं, आई स्टडी हार्ड, मैं मेहनत से पढ़ता हूं, मैं मेहनत से पढ़ता हूं। कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, क्योंकि आज तुम्हारे पड़ोस की लड़की का सिलेक्शन हो गया है, समझ रहे हो, और घर वाले कह रहे हैं कि भाई साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, और तुम्हें लग रहा है बहुत बुरा। पापा कह रहे हैं ये रिमोट चलाता रहता है, हर समय टीवी खुला रहता है, लैपटॉप पे पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं इसके कमरे में से, ठीक है, पता नहीं भाई क्या करता है, हमें तो समझ में नहीं आया। इंटरनेट कह रहा था इंटरनेट लगवा दिया, लैपटॉप कह रहा था लैपटॉप दिलवा दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही इसकी पढ़ाई क्या कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही। त्रिपाठी जी की लड़की देख लो, सेलेक्ट भी हो गई, बन जाएगी अब वो ऑफिसर, ये ऐसी के ऐसे रह गया। कितना सुनोगे यार, बहुत हो गया। आए तुम बाहर, तुमने आके कहा आई डू स्टडी हार्ड, मैं करता तो हूं मेहनत। ये त्रिपाठी की लड़की की कहानी पूरी मेरे से सुन लो, सिर्फ इसका रिटन क्वालिफाई हुआ है, और वो भी बड़े कम नंबर हैं इसके रिटन में, एसएसबी ना निकलेगा इससे, देख लेना।
झूठ बोल रही है, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, पहले गा दिया इसने सिलेक्शन हो गया, ताकि हम जैसों की लंका लगाते हैं आप जैसे लोग। ठीक, तो एम्फेसाइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस को पास में लेके जाएंगे, डिड हो जाएगा। जैसे आपने कहा शी डिड लव मी बट शी डिडंट मैरी मी। उसने मुझसे प्यार तो करा पर मुझसे शादी नहीं करी। ही डिड लव मी, उसने मुझसे प्यार तो करा, बट शी डिडंट मैरी मी, पर उसने मुझसे शादी नहीं करी। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया डिड डू डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब, जो कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह, कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है अपना एक्चुअल मीनिंग बताती है। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उसका करना। यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, मुझे उम्मीद है समझ आ गया हो। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ एक मेन वर्ब लाती है। और डिड डू डज के केस में वो मेन वर्ब हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, 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 फर्स्ट फॉर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये है आपका रूल नंबर 2। समझ में आ गया? थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाजे तो पूछ लीजिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे रूल 3 की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत बढ़िया। डिड डू डस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो एक्सप्लेन्स नहीं होगा, क्या होगा? एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन। बस डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ये? ठीक है, अब नोटबुक कर रहे हैं बंद और बात करते हैं रूल 3 की। हाँ भाई, ये थोड़ा लंबा रूल है, इसको टाइम लगेगा मुझे समझाने में आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा रूल है, इसको आप जानते होंगे। हैव, हैज, हैड, हैविंग। जानते हो उसे? कौन है ये? हैव, हैज, यही लिख लेते हैं, हैड, हैविंग। जैसे मैंने आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई, मैंने आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई, और वो एक ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी थी? वो एक ऑक्सिलरी वर्ब थी डिड डू डस। डिड मतलब डू या डस कह सकते हैं। ये दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये भी कौन है? ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह, और भाई साहब कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है क्या? अपना एक्चुअल मीनिंग। तो यार हैव का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब हैव? ये हैव का मतलब क्या होता है? जो वर्ड लिखा है हैव, क्या मतलब होता है?
देखो भाई कुछ चीजें हम बताते हैं आपको। ये जो तुम्हें ऐसे पढ़ाया जा रहा है ना कि एक ही पेज पे लिख दिया मैंने सब, यहाँ पे भी एक ही पेज पे लिख दिया, ये अगर तुम समझ जाते तुम यहाँ खड़े होते और मैं वहां क्लास में कहीं बैठा होता। ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है। तुम्हें जितना समझ में आ रहा है तुम उतना कर लो। ये तब भी तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जितना मैं पढ़ाता हूँ एनडीए में, वो उससे सीडीएस भी क्लियर हो जाए इतना पढ़ा देता हूँ मैं। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम छोड़ दो। जितना मैंने तुम्हें बताया ना, जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और जितने कम टाइम में करा रहा हूँ, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज की। तुम्हें नहीं आ रहा ना समझ में, छोड़ दो। सेंटेंस नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, तुम जैसे छोड़ने वाले एक दो ही होंगे, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ ज्यादातर को समझ में आ जाता है। वैसे भी एनडीए में तुम्हें पता है ना, रिटन का रिजल्ट आया, बच्चे बहुत खुश हैं। इसमें से 90% पहले दिन बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो हम पहले ही ऐसे लेके चलते हैं कि बच्चे को ज्यादा हर्ट ना हो जब वो बाहर हो जाए। थोड़ा था हमें भी बोल देंगे कि सर पढ़ाते ही ऐसे था, हमारे को समझ में नहीं आता था। कोई दिक्कत नहीं, तेरे मन की शांति ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब 4 बच्चे अगर ये बोल रहे होंगे तो 400 ये बोल रहे होंगे कि सर मजा आ गया, सर जो आपने पढ़ाया, और सर बिल्कुल पेपर में सब रखा था, सब आया, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो भाई ये तो हम कुछ नहीं एडजस्ट, हम इस क्लास में कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें बता दें। सारा एडजस्टमेंट तुम्हें करना होगा। उसकी वजह यह है कि हमें लगता है इसी तरीके से सिलेक्शन होता है, और हम लगातार इसी तरीके से सिलेक्शन दे रहे हैं। तो हम भी खुश हैं, कंपनी भी खुश है, बच्चा भी खुश है, एनडीए भी खुश है। तो इसलिए तो मुझे, मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करना कि ये आदमी रत्ती भर भी चेंज होगा। दूसरी चीज, मैं एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। समझ रहे हो? मेरे को धर्म समझ में नहीं आता, मैं धर्म निकाल के फेंक दिया अपनी जिंदगी से। मेरे को भगवान समझ में नहीं आता, मेरा उसको भी कुछ भी बोल देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने दिमाग से, पढ़ता सब हूँ, सुनता सबकी हूँ। समझे? तो थोड़ा सा हर्टी टाइप का टीचर हूँ। इसलिए मैं कभी टाइम देख के नहीं पढ़ाता। भाई क्लास स्टार्ट करी थी, 5-10 मिनट लेट हो गया था, पर क्यों होगा? ये बहुत रेगुलर होगा मेरी क्लास में, क्योंकि उससे पहले भी मेरी एक क्लास होती है ना। उससे पहले भी मैं उदय एनडीए फाउंडेशन एक बैच था उसमें पढ़ा रहा था, तो क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई। मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाता, तुम्हें भी टाइम देख के नहीं पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि तुम्हारी साल क्लास 4:15 बजे स्टार्ट होगी एग्जैक्टली और 4:45 बजे मैं छोड़ दूंगा। मैं उसे 6 बजे भी खींच दूंगा। किसी दिन तुम्हारी आगे की क्लास नहीं हुई तो मैं तुम्हें 6:15 तक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है? हाँ, ये नहीं कि मैं किसी भी टाइम अपने हिसाब से क्लास, जानबूझ के मैं कभी क्लास लेट नहीं करता। वो लेट इसीलिए होती है क्योंकि मैं कुछ और कर रहा होता हूँ बच्चों के लिए, या तो पढ़ा रहा होता हूँ किसी बैच में, या फिर कोई डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ, ये ऐसा कुछ होता है। तीसरी चीज, एक बच्चा और क्या कह रहा था कि हाँ घुसा घुसा के, तो भाई ये रिवीजन के हिसाब से लिखा गया है। फिर भी तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, थोड़े भी समझदार होगे तो समझ जाओगे। रूल 1 एक ही पेज पे 10 सेकंड में बच्चा रिवाइज कर लेता है इसे। रूल 1 पेज 2 पे 10 सेकंड में ये रिवाइज हो जाता है। ठीक है? रूल 3 आएगा नहीं तो ये 2 पेजेस में करेगा, पर मैं लिखूंगा ऐसे ही घुसा घुसा के, तो इसकी आदत डाल लो। ठीक है? हाँ, तो हैव, हैज, हैड, हैविंग, ना मेरी राइटिंग सही होगी, दिस इज द बेस्ट राइटिंग आई कैन राइट। ये बेस्ट है मेरा, इससे अच्छी राइटिंग मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। खत्म हो जाते हैं मेरे राइटिंग स्किल्स यहाँ पे आके, है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में से निकाल के फिर मेरी क्लास में बैठना है। ये राइटिंग सही नहीं होगी, ये आदमी घुसा घुसा के लिखेगा। ठीक है? हमारी एक नहीं सुनेगा ये। ठीक है? हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब तुम मेरे साथ चल पाओगे यार, नहीं तो तुम्हें मेरे से बड़ा दुख हो जाएगा, कष्ट ही कष्ट है जीवन में। हाँ, हैव, हैज, हैड, हैविंग कौन है? मैंने बताया कि ये एक हैव, हैज, हैड, हैविंग क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जब भी ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो अपने मल्टीपल मीनिंग देगी। कितने मीनिंग है इसके? बहुत सारे। मल्टीपल मीनिंग है, जैसे ओन, ना, इसका मतलब ओन भी होता है, इसका मतलब ईड भी होता है, इसका मतलब ड्रिंक भी होता है, इसका मतलब पजेस, अपने पास रखना या होना भी होता है, इसका मतलब गेट भी हो सकता है, इसका मतलब ऑप्टेन भी हो सकता है ना, रिसीव जिसे आप कहते हैं। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तुम कहोगे सर मेरे को कैसा पता चलेगा कि किस सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग है? बाबू मैं सेंटेंस लिखूंगा, तुम अपने आप समझा दोगे, अपने आप समझ जाओगे कि इसका क्या मीनिंग है। देखो, मैंने लिखा
आई हैड अ बिग बंगलो। मेरे पास एक बड़ा बंगला था। तो हैड पास्ट बताता है, ये तो सब जानते हैं ना, इतना तो पढ़ा होगा 10वीं तक। हैड पास्ट पढ़ाता है। तो आई हैड अ बिग बंगलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? पजेस वाला सेंस दे रहा है कि मेरे पास था, या ओन्ड वाला सेंस दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से शी हैज, उसके एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, तो शी हैज गुड मार्क्स। तो हैज का मतलब क्या है? अब यहां पे मार्क्स का क्या मतलब है? यहां पे उसने ऑप्टेन किए हैं, तो शी ऑप्टेन्स हो गया, सिंगुलर है। एक सेंटेंस और देखिए। गो आउट एंड हैव फन। अब यहाँ पे हैव का मतलब क्या आ रहा है? फन को क्या करते हो? डू वाला सेंस आ रहा है। तो भाई हैव का मतलब सिर्फ यहां तक नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो गो आउट एंड हैव फन, तो हैव का मतलब डू जैसा भी आ सकता है। या फिर एक और देखिए। आई हैव अ बैड सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे हंसाने का तरीका अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्या आई हैव तरीका अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे हैव भी क्या बता रहा है? अगेन पजेस ओन, या ये बताने की कोशिश कर रहा है कुछ आपके पास रखना या होना वाला सेंस देता है। ठीक है, तो हैव के जितने सारे आप सेंटेंस लिखेंगे, हर सेंटेंस आपको एक अलग मीनिंग दे सकता है। ईट और ड्रिंक भी हो सकते हैं, जैसे हैव योर फूड ऑन टाइम। तो हैव का यहाँ पे मतलब क्या है कि ईट, अपना खाना समय पर खाओ। तो हैव के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, कभी मेन वर्ब की तरह काम करेगी, मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है? आगे बढ़े क्या हम? ठीक है, अब जरा देखते हैं कि जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है तो कभी अकेले नहीं आती है। अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। और जब हम बात करते हैं हैव की, या हम बात करते हैं हैज की, या हम बात करते हैं हैड की, या फिर बात करते हैं हैविंग की, तो याद रखो इनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जैसे हैव हैज हैड के साथ आपने हमेशा क्या देखा? सॉरी, डिड डू डस के साथ आपने हमेशा क्या देखा? फर्स्ट फॉर्म। ऐसे हैव हैज हैड हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव हैज हैड हैविंग के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जैसे शी हैज ब्रोकन द ग्लास। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए? या फिर दे सीम टू हैव किल्ड
समवन, ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी को मार दिया है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। शी हैड ज्वाइंड आर्म्ड फोर्सेस, वो आर्म फोर्स ज्वाइन कर चुकी थी ये कंट्री छोड़ने से पहले। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हैज हो, हैव हो, या फिर हैड हो, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। या तो वर्ब नहीं आ रही है तो थर्ड फॉर्म आ रही। तो मैंने क्या बताया, इनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, इतनी बात यहाँ पे आपने सीखी, और इसके साथ थर्ड फॉर्म दिखता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जब आप हैव को पॉजिटिव बना देते हैं, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब हैव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये अपना काम खुद नहीं कर रहा, किसी और से करा रहा है। मतलब अपना काम खुद नहीं करके किसी और से करा रहा है सब्जेक्ट। तब उस केस में आप क्या करते हैं, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पर्सन देखने को मिलता है अक्सर। कौन देखने को मिलता है, पर्सन। जैसे यहाँ पे पर्सन देखने को नहीं मिला कहीं, शी एक ही पर्सन है ना, और कोई पर्सन नहीं है। दे एक ही पर्सन है, समवन बहुत आगे ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। यहाँ पे भी आपको दूसरा पर्सन नहीं दिखेगा जब एक ही पर्सन है। लेकिन जब कोई पर्सन है, पर्सन के थ्रू काम हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब है सब्जेक्ट खुद ना काम करके किसी और से कराए। जैसे मैं तुमसे कहूं यार पानी पिलवा दो, सुनो मेरे ये काम करवा दो, ये सारे पॉजिटिव तरीके होते हैं बोलने के। या तुमने कहा कि यार मेरी फ्रेंड ने मेरा वो काम करवा दिया, या तुमने कहा मम्मी ने यार आज होमवर्क करवा दिया, पापा ने एक गाड़ी दिलवा दी। ये सारे के सारे पापा ने नहीं किए, करवाए किसी के थ्रू। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे द टीचर हैव द स्टूडेंट्स क्लीन द रूम, तो द टीचर हैज करवाती है, ये वाला सेंस आएगा। द टीचर हैज द स्टूडेंट्स क्लीन्ड नहीं होगा, टीचर हैज द स्टूडेंट्स क्लीन द रूम, बस ये ऐसे लिखा जाएगा। टीचर जो है वो क्या कराती है, स्टूडेंट से क्लीन करवाती है। क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं कर रही है काम, स्टूडेंट से करवा रही है, ये काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो टीचर हैज स्टूडेंट्स क्लीन द रूम, तब यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। या फिर आई हैड माई कजिन हेल्प मी इन बिजनेस, मेरे पास मेरा कजिन था मेरी मदद करने के लिए, मैं उससे मदद करवाता था अपने बिजनेस में। तो देखो जब यहाँ पे पर्सन आ जाएगा, समझने वाली बात यह है, अगर कोई रटना चाहता है तो रट सकता है। ठीक है, कि भाई पर्सन आएगा तो आप हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बशर्ते वो पर्सन के थ्रू काम कोई करवाया जा रहा हो। इसे ही आप पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि एक पॉजिटिव है, ये पर्सन काम नहीं कर रहा है, जो बाद में पर्सन आ रहा है, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे कजिन, इनके थ्रू काम करवाया जा रहा है। तो जब किसी और के थ्रू काम करवाया जाएगा तो हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने हेल्प फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्लीन फर्स्ट फॉर्म लगाई, नहीं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, एक लेवल और फिर ऊपर पढ़ाते हैं आपको, रूल 3।
बहुत बढ़िया। बढ़िया बच्चा है इस बार शौर्य बैच में। आई एम हैप्पी टू सी दिस। चलो इसी बार पे क्वेश्चन लगा के दिखा दो। द कंपनी हैड इट्स डेटा डैश ड्यूरिंग द साइबर अटैक। द कंपनी हैड इट्स डेटा क्या कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि हैव हैज हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो आधी क्लास ने इसका सही जवाब दिया भाई, आधी को नहीं आया, पर कोई बात नहीं है। ज्यादातर लोग तो गलत ही होते हैं जीवन में, आधे में भी हम खुश हो जाते हैं। चलिए अब अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या कहती है। अब देखो, तुमने देखा मैंने हैव के साथ तुम्हें एग्जाम्पल दिए, हैज के साथ दिए, हैड के साथ दिए, लेकिन तुमने देखा मैंने हैविंग से कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, हैविंग से एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, तुमने मांगा भी नहीं, तो चलो दे देता हूं। देखो भाई, जब भी तुम्हें हैविंग मिले और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिले, तो ये बन जाता है कौन, परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने कहा सर ये क्या बवाल है भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ये हैविंग, इसका मीनिंग हो जाएगा आफ्टर। ये कैसा मीनिंग देगा जो उसने आज तक नहीं दिया, इसने कभी आफ्टर का मीनिंग नहीं दिया, पर अभी इसका मतलब आफ्टर हो जाएगा, और इस थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आफ्टर हो जाएगा और इसका मतलब आईएनजी हो जाएगा, इसका मतलब आफ्टर और इसका मतलब आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा, कहने का मतलब है मैंने सेंटेंस लिखा, हैविंग डन द वर्क आई वेंट टू स्लीप। कह रहे काम करने के बाद मैं सो गया। इसका मीनिंग कैसे निकाला मैंने, हैविंग का मतलब है आफ्टर, डन का मतलब है डूइंग, कैसे भी लिख सकते हो, चाहो ऐसे लिख दो चाहो ऐसे लिख दो, दोनों तरीके 100% सही है लिखने के। तो आफ्टर डूइंग द वर्क आई वेंट टू स्लीप। क्या मतलब हुआ, काम करने के बाद मैं सो गया। आफ्टर डूइंग द वर्क आई वेंट टू स्लीप, तो आफ्टर डन नहीं होता है, आफ्टर डूइंग होगा, हमेशा याद रखना है ना। आफ्टर डूइंग द वर्क आई वेंट टू स्लीप। आफ्टर डन नहीं हो सकता क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। और एक बात याद रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो वर्ब ही नहीं आएगी और आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा। प्रेपोजिशन के बाद या तो वर्ब ही नहीं आएगी, आएगी तो आईएनजी आएगी। तो आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आप क्या लगाएंगे, डूइंग लिखेंगे। हैविंग के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। एक सेंटेंस और देखिए, हैविंग किल्ड द स्नेक द हॉक एट इट। हैविंग का मतलब क्या है, आफ्टर, किल्ड का क्या है, किलिंग। आफ्टर किलिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, द हॉक एट इट। हॉक एक तरह का छोटा बाज होता है, शिकरा जिसे कहते हैं, तो हॉक ने क्या किया, उसको खा लिया। अब एक बात और गौर करेंगे, ये जो दो सेंटेंसेस है ना, इन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। ये जो सेंटेंस है हैविंग डन द वर्क, ये भी आई की ही बात हो रही है, और सोने भी कौन गया है, आई ही गया है। यहां पे जब तक आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वही वाला सब्जेक्ट, यही वाला सब्जेक्ट दोनों के लिए लागू होता है।
आफ्टर डूइंग द वर्क किसके लिए कहा जा रहा है? आई के लिए। आई आफ्टर डूइंग द वर्क, आई वेंट टू स्लीप। इसी तरीके से ये हॉक के लिए बात कही जा रही है कि हॉक जो है उसी ने सांप को मारा है और वही सांप को खा गया। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आफ्टर किलिंग द स्नेक द हॉक एट इट। ठीक है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हैविंग वाला क्लियर हो गया है तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हॉक चील समझ लो तुम, चील। छोड़ो यार, क्या हॉक, चील समझ लो, चील होती है हॉक। वैसे भी आसमान में जो उड़ता हुआ दिख जाता है ब्राउन कलर का, उसे हम चील कह देते हैं। काला है तो कौवा है, सफेद है तो कबूतर है। दैट्स इट। अच्छा, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें बताना अगर तुम्हें कोई गलती लगे। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें ए, बी, सी और डी मतलब नो एरर। लगाओ जरा आंसर इसका।
अच्छा ये बताइए, ग्रीन वाली जो बात मैंने जहाँ तक पढ़ाई है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आवाज़ आई है? यहाँ तक सब समझ में आया? ग्रीन वाली बात तक मैं आगे का आपको रिपीट कर दूंगा। ग्रीन वाली बात तक आपको सब समझ में आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रीन वाली बात तक समझ में आया है आपको सब? जहाँ तक मैंने ग्रीन पेन से लिखा है वहाँ तक समझ आया है सब? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई एक रिवीजन करा देता हूँ। देखो भाई, हैविंग, हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये क्या कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब है। हैविंग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म लगाते हो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब इसको समझो ये कैसे। जब भी तुम्हें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखे तो परेशान मत होना। हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा होता है और थर्ड फॉर्म आईएनजी जैसा सेंस देती है। इसके मैंने तुम्हें मल्टीपल एग्जांपल दिए। मैंने कहा भाई ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों सही हैं। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों सही हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब तुम पहले क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आगे अगली बात बताएंगे। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। द होटल, अब ये भी गलत करोगे यार। हैव हैज एड के साथ सीधे थर्ड फॉर्म लगाते हो। यहाँ पे कोई पर्सन वर्तन नहीं है, यहाँ पे होटल हैज हैड इट्स रूम रेनोवेटेड। तो कोई पर्सन वर्सन थोड़ी है। होटल किसी और के थ्रू थोड़ी कोई काम करा रहा है। कुछ नहीं है ऐसा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं थी तुमसे, ये भी ना हुआ। बेशर्मी की हद है भाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, ये पढ़ लो अगर समझ आता है तो। हैविंग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ये दोनों के लिए काम करता है। शी ने ही थैंक किया है बॉस को, और शी सपोर्ट कर रही है, पर ये बात गलत हो गई ना, इसलिए इसको सही करना पड़ेगा। इसका मतलब है हैविंग बीन सपोर्टेड, सपोर्ट किए जाने के बाद। तो बस तुम्हें ये देखना है बीन कहाँ पे आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। वन सेकेंड।
तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, सेंटेंस सी, सेंटेंस डी और सेंटेंस ई। इनको एक एक करके देखते हैं और आपको बस ये बताना है यस और नो में। मैं कमेंट बॉक्स खोल रहा हूँ, आपको बस यस या नो में बताना है कि पहले वाले में बीन आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो यस की लहर चला दीजिए, अगर नो आएगा, नहीं आएगा तो नो की। क्या बताना है आपको? सिर्फ ये बताना है कि भाई ये वाला बीन पहले वाले में आएगा या नहीं। यस या नो की लहर चलानी है जल्दी। बहुत शानदार। तो मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर को एकदम जबरदस्त समझ में आया है, सब ने यस बताया और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो गया है। कैसे? ही थ्रू अ पार्टी, तो उसने पार्टी थ्रो करी है, ठीक है। तो शी ने प्रमोट किया होगा या शी को प्रमोट किया गया होगा? भाई तुम पार्टी कब करते हो? आज अगर मैं सबको प्रमोट करके आऊं, जो भी मेरे जूनियर हैं, तो क्या मैं पार्टी दूंगा? नहीं, अगर मेरा प्रमोशन हुआ है तभी पार्टी दूंगा। तो क्या हुआ? हैविंग बीन प्रमोटेड, शी ने प्रमोट नहीं किया, शी को प्रमोट किया गया, इसलिए बीन आएगा। और आपने बिल्कुल सही बताया, जिसने यस बताया। जिनने नो बताया कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरा चांस है, 5 चांस दूंगा। अगर तुम पांचों के पांचों में फेल हो जाओ तो समझ लेना कि भाई अभी तुम्हें बहुत सेल्फ स्टडी की जरूरत है, अभी चक्कर में मत पड़ो एनडीए वेनडीए के। टाइम खराब होगा, साल बर्बाद होगा, समझ रहे हो? अभी कोई फायदा नहीं है, अभी बहुत, अभी क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है भाई। चलो दूसरा, हैविंग बीन सेलेक्टेड शी वॉज सेंट फॉर द ट्रेनिंग। बस आपको यस या नो में बताना है ये वाला बीन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यस या नो में बताना है ये वाला बीन आएगा या नहीं। यस या नो में बताना है आएगा या नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं देख पा रहा हूँ यस की लहर चला दी भाई 90% से ज्यादा बच्चों ने। दिस इज वेरी नाइस। तो ये भी सही है। हैवन बीइंग सेलेक्ट का क्या मतलब है? ही के लिए बात हो रही है, ही को भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। तो ही ने सेलेक्ट किया था या ही को सेलेक्ट किया गया था? ही को सेलेक्ट किया गया था, तभी तो ही को ट्रेनिंग पे भेजा। तो ही अगर सेलेक्ट करता तो ही वहीं रहता, कोई और ट्रेनिंग पे जाता। ही को ही सेलेक्ट किया गया था, तो बीन आएगा। तो ये वाला भी सही हो गया। चलो तीसरा मौका देते हैं। हैविंग बीन मोटिवेटेड द टीचर टुक द टेस्ट। तो तुम्हें बस ये बताना है यहाँ पे बीन आएगा या नहीं आएगा, यस या नो में जवाब देना है। यहाँ भाई कुछ समझदार बच्चों ने सही जवाब दिया है ना, मिली जुली खिचड़ी सी आई है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिए, यहाँ आंसर नो हो जाएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। रीजन क्या है? अगर आप कहोगे इसका मतलब हो जाएगा टीचर को मोटिवेट किया गया, तो टीचर ने टेस्ट दिया, ये क्या बात हुई? किसने मोटिवेट किया? कुछ नहीं बता रहा है। टीचर को मोटिवेट किया गया तो टीचर ने टेस्ट दे दिया, ये क्या बात होती है? पर जनरल बात तो ये है, आफ्टर मोटिवेटिंग, मोटिवेट करने के बाद, ठीक है। तो किसने मोटिवेट किया? टीचर ने मोटिवेट किया। ऑब्वियस है, बच्चों को किया होगा। द टीचर आफ्टर मोटिवेटिंग, मोटिवेट करने के बाद, द टीचर टुक द टेस्ट, टीचर ने टेस्ट ले लिया। बच्चों का पहले मोटिवेट किया कि बच्चों को तुम कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, हम दब लगाएंगे जितना हमसे होगा, वॉट एवर। उसके बाद द टीचर टुक द टेस्ट। तो ये सेंटेंस सही है, पर इसमें बीन नहीं आएगा, ठीक है। चौथा सेंटेंस, बस आपको बताना है कि ये बीन आएगा या नहीं आएगा, यस या नो में जवाब देना है कि बीन आएगा या नहीं। फोर्थ वाले के लिए यस या नो में। हाँ, और इस बार भी मैं यही कहूंगा, वो सारे बच्चे जिन्होंने लिखा है नो, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे बीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाने के बाद। तो भाई पुलिस ने अरेस्ट किया है या पुलिस को अरेस्ट किया गया? पुलिस ने अरेस्ट किया है या पुलिस को? यही वाला सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट करता है ना सारा काम। तो पुलिस ने अरेस्ट किया है या पुलिस को अरेस्ट किया गया है? तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस को अरेस्ट नहीं किया गया है, पुलिस पे काम नहीं किया गया है, इसलिए बी नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक बात शॉर्ट में लिख देता हूं, कंफ्यूज ना होता कि तुम। इफ सब्जेक्ट डज द टास्क, यूज
डू नॉट यूज बीन। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो बीन नहीं आएगा। यहां पे बीन क्यों आया? क्योंकि शी को प्रमोट किया गया है, शी ने प्रमोट नहीं किया है। यहां पे बीन क्यों आया? क्योंकि ये जो है ही को सेलेक्ट किया गया है, ही ने सेलेक्ट नहीं किया है। यहां पे बीन क्यों नहीं आया? क्योंकि टीचर ने ही मोटिवेट किया है। इसी तरीके से यहां पे बीन क्यों नहीं आया? क्योंकि पुलिस ने ही अरेस्ट किया, पुलिस नहीं पकड़ी गई है, पुलिस ने पकड़ा है। अब आखिरी वाले में बता दो ईमानदारी से, बीन आएगा या नहीं आएगा, यस या नो के सेंस में, बीन आएगा या नहीं आएगा? यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे बीन आएगा। क्यों आएगा? हैविंग बीन इंसल्टेड, ये जो ही है इसकी इंसल्ट हुई है तभी तो पार्टी से चला गया है ना। उसकी इंसल्ट, हैविंग बीन इंसल्ट, अपनी इंसल्ट कराने के बाद ही लेफ्ट द पार्टी। तो उसने की नहीं है, इसकी की गई है इंसल्ट, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? आगे इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, कर ले जाओगे। ये वाला भी देख लो अब कितना आसान था। हैविंग सपोर्टेड, तो शी ने सपोर्ट नहीं किया, शी को सपोर्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे बीन आया, हैविंग बीन सपोर्टेड हुआ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं? ठीक है, चलो लगाओ। डू यू डैश द आंसर टू दिस क्वेश्चन? डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? है ना, ये तो सबसे आसान था। डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फॉरगॉटन हर अम्ब्रेला एट होम, तो शी हैज़ फॉरगॉटन हर अम्ब्रेला एट होम। तो भाई शी के साथ हैज़ सही है, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म भी सही है। हर अम्ब्रेला एट होम कोई गलती नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो एरर। ठीक है, 62% ने दिया सही जवाब। अगला लगाइए। भाई औरतें भी हैं तुम्हारी क्लास में, जैसे मेरी पड़ोस की आंटियां हैं ना, उनको यही लगा रहता है, मेरी मम्मी से ही पूछती रहती है, तुम्हारा लड़का तो सही कमाता है, इसकी शादी क्यों नहीं करती हो? ऐसी कोई आया नाम, देखो कितना मतलब है, बिल्कुल ही फर्जी पर्सनैलिटी, बॉर्न टू किल रखा है नाम, और चिंता है इसे मेरी शादी की। मेरी पड़ोस की आंटी को भी यही चिंता है, बहुत चिंता है उन्हें मेरी शादी की। दूसरा तू है जिसको बड़ी चिंता है। तो आफ्टर विजिटिंग, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद सिर्फ आईएनजी फॉर्म आ सकती है। ए इज द करेक्ट। अगला लगा लो। ये सब नहीं, देखो अभी ये सब नहीं पूछना है, व्हेन टू यूज बीइंग, व्हेन टू यूज बीन। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ उतना लेते जाओ। उससे 1 इंच ऊपर जाने की कोशिश मत करो, उससे 1 इंच नीचे मत रहो।
तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, सब कवर करूंगा मैं, हर एक चीज़, ये बीन बीइंग तुम्हारे सब सवाल कवर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें सब सिखाऊंगा मैं। आखिरी दिन जिस दिन क्लास का होता है ना, बच्चे कहते हैं सब पढ़ा दिया सर, जाओ सर खुदा के लिए जाओ सर, सब पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र करो यार। डैश दी आफ्टर लर्निंग द न्यू टेक्निक, हो जाएगा ये, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज, बी इज द करेक्ट। पहले डाउट की स्पेलिंग सही लिखो, ये कौन है, अभिषेक शर्मा, डाउट की स्पेलिंग पहले सही से लिखो, डाउट की स्पेलिंग सही लिखो पहले। कोई बात नहीं बेटा, होने दो, 6 बजे क्लास पूरी शेड्यूल हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारी शुरू में 1-2 क्लासेस में ऐसे रहेगा ना, अभी तुम्हारे डाउट अजीब से आ रहे हैं, चीज़ें अजीब सी हैं, अभी तुम हमें समझ नहीं पाए हो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए हैं। डैश आई वुड टेक द जॉब ऑफर। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी सब्जेक्टिव आना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव सिर्फ 2 जगह है, वॉज आएगा नहीं क्योंकि हाइपोथेटिकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इफ आई वर शी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जॉब ऑफर ले लेता, पर उसने नहीं लिया क्योंकि उसको शादी करके भी सेटल हो सकती थी। कोई लिख रहा है यू आर मिसोजिनिस्ट, कोई बात नहीं है, तुम कर लो यार मेरे बदले का प्यार लड़कियों से, कोई बात नहीं, किसी के बदले का प्यार कर लो, मैं नफरत ही सही मेरी लड़कियों से, तू कर ले प्यार, तेरी उम्र भी अभी 16-17 साल है, नया नया आया है, प्यार ही प्यार होगा, कर भाई। डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, अटेंड आ सकता है और कुछ नहीं, डी इज दी करेक्ट आंसर। अब चीज़ की चिंता है तुम्हें, सर में से गिनस्ट है नहीं है, रेटिंग कैसी है नहीं है, मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं, ये नहीं देख पाएगा। कोई गर्म खून ना है इनका, गर्म खून अभी तुम्हें पता ही नहीं है, गर्म खून नहीं है इनका, भूखा खून है। कोई लड़की बात करती नहीं है, देखती है नहीं, जिस सेशन में जाते हैं 10 लड़कियों को हाय बोल देते हैं, किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आता, जिसका मुश्किल से रिप्लाई आता है उससे एक हफ्ता बात होती है, फिर पता चलता है वो भी लड़का ही था। तो ये भूखा खून होता है, गर्म खून नहीं होता है। गर्म खून मेहनत करता है, गर्म खून को लड़कियों के पीछे थोड़ी भागना होता है, लड़कियां खुद उनके पीछे भागती हैं, समझ रहे हो। आई विल हैव माई ब्रदर पिक यू फ्रॉम दिस स्टेशन, भूल गए क्या तुम, ब्रदर आ गया, हैव के साथ पर्सन आ गया, और ये आई नहीं कर रहा है काम, ब्रदर कर रहा है, ब्रदर पिक करेगा, पॉजिटिव था, और लगो बातों में कर दिया ना क्वेश्चन गलत, ऐसे ही होता है एग्जाम में, क्या जिन्होंने ये 20% सही किया है वही सही जा रहे हैं, समझ रहे हो। अरे ठीक है भाई अभिषेक शर्मा, इतना नहीं सोचना है ज्यादा, कोई बात नहीं है, 6 बजे क्लास है, 6 बजे छोड़ देंगे तुम्हें, इतना मत बड़ाओ। शी हैड द मैकेनिक डैश हर कार, अब बस तुम्हें इतना देखना है कि जो शी है उसने कार को फिक्स किया है या मैकेनिक ने किया है, उसने खुद काम नहीं किया है, करवाया है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो शी हैड द मैकेनिक फिक्स, बी इज द करेक्ट आंसर, फिक्स, फिर पटकी खाली, भाई साहब
यही तो है, अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी नहीं होती है। सालों से करते आ रहे हो, आज भी सिर्फ 3 रूल कराए, उसी पे सारे क्वेश्चन कराए, उस पे भी पटकियां खा रहे हो। बनना है तुम्हें फौजी, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, इस क्लास को जाके दोबारा देख लेना जिनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। कह रहे दे विल हैव द शेफ प्रिपेयर्ड अ स्पेशल डिश फॉर द इवेंट। तो दे विल हैव द शेफ, तो एक बात जरा सोचो कि शेफ प्रिपेयर करेगा डिश या दे प्रिपेयर करेंगे। अगर दे प्रिपेयर करेंगे तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन शेफ करेगा, दे विल हैव द शेफ। तो प्रिपेयर्ड नहीं, दे विल हैव द शेफ प्रिपेयर, वो करवाएंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो 55% ने दिया सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आ गए। हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर द बॉय स्टेड क्वाइट। हैविंग बीन मतलब, अब यहाँ पे जो बात है ना बॉय की, तो बॉय ने डांटा है या बॉय बॉय को डांटा गया, ये सोचना है तुम्हें। अगर बॉय ने डांटा है तो बीन नहीं आएगा, लेकिन बॉय ने नहीं डांटा है, बॉय को डांटा गया है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, तो बीन आएगा सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम हैप्पी टू सी कि 55% ने दिया सही जवाब। अगला क्वेश्चन। बस तुम्हारे 2-3 मिनट और लूंगा, ठीक है, 2 मिनट और झेल लो। डैश ऑल नाइट शी फाइनली फिनिश द प्रोजेक्ट। तो हैविंग वर्क, आफ्टर हैविंग वर्क, हैविंग वर्कड, क्योंकि हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर और वर्कड का मतलब वर्किंग, तो ये हो जाएगा आफ्टर वर्किंग। ठीक है, बाकी लोगों ने 21 ने आफ्टर हैविंग, हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और आफ्टर भी लगा रहे हो और हैविंग वर्क भी, रिडंडेंसी हो गई, सुपरफ्लुअस हो गया। आंसर सिर्फ सी हो सकता था इसमें। चलो, तो वो क्या आज नहीं कराएं क्या? चलो सिर्फ मीनिंग बता देते हैं, जल्दी जल्दी लगा लो, तुम्हारी देख लेते हैं अंग्रेजी। तुम्हें क्या बताना है इसमें, सिनोनिम, तुम्हें इसमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, रिप्रूफ, है ना, शाइड, डांट फटकार, स्कोल्ड, रिब्यूक, बाकी सिनोनिम आगे कराऊंगा, एडमोनिश। डी इज द करेक्ट आंसर। जितना ज़्यादा टाइम आप मुझे पढ़ाने के लिए देंगे ना, उतना बढ़िया मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए पढ़ाने के लिए। और आप टाइम कैसे देंगे, अपने डाउट्स को कम से कम रख के, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करके। ठीक है, अब आज देखो, आज वोकैब पे इतना काम नहीं करा पाया मैंने, आज 30 वर्ड वोकैब के भी सोचे थे, पर हमेशा वोकैब की कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी एडिशनल होता है। अगर हमारी क्लास बहुत बढ़िया चली, तुम्हारे डाउट कम आए, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने लिए, फालतू के सवाल हमारे यहाँ नहीं हुए, तो आपको वोकैब ज़्यादा मिलेगी अपने आप ही, है ना। अगर मेरे क्लास में हाथ में क्लास रहती है, अगर मुझे ये सब तुम्हें समझाना पड़ जाए कि भाई ये बात मत कर, ये मत पूछ, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, टाइम आपका है। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे लगातार लगे रहना, तो सीज हॉल्ट नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, कंटिन्यू। परसिस्ट, सीज का मतलब स्टॉप होता है। आखिरी क्वेश्चन वोकैबलरी का। कोई बात नहीं है, क्लास स्टार्ट हो गई और तुम नहीं पहुंचोगे तो क्लास में बम नहीं फटेगा।
यहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे भी पढ़ोगे ही। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। कोजेंट का मतलब क्या होता है? कोजेंट का मतलब होता है समथिंग, समथिंग विच इज रीजनेबल, जिसमें नॉलेज हो, थोड़ी काम की हो, लॉजिकल हो, दैट इज कोजेंट। तो आंसर हो जाएगा कन्विंसिंग। ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात आज करेंगे नहीं, बाकी की बातें कल करेंगे। आपकी क्लास अगली शुरू हो गई है, जाके अपनी क्लास लीजिएगा। ठीक है, डाउट देख लेते हैं, सिर्फ एक नज़र 10 सेकंड के लिए डाल देते हैं। समझ नहीं आया है वो, अब ये कैसे पता चलेगा? कमेंट का मतलब प्रेस करना होता है, नेक्स्ट क्लासेस में बता देंगे। ठीक है, तो अब डाउट्स भी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी डाउट हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली क्लास में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। जो डाउट्स वगैरह हैं नेक्स्ट क्लास में ले लिए जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।